ये कहानी एक क्लासिक हॉरर स्टोरी की तरह ही है। एक बडिंग राइटर मिलता है एक लेडी से जिसके पास उसे बताने के लिए एक अजीब कहानी है, पर यह बताने की जगह वो लेडी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और रोते हुए अपने बुरे सपने, विजन्स और अन्य प्रॉब्लम्स के बारे में चीखती चिल्लाती रहती है। ये सब शुरू होता है एक फ्लॉपी डिस्क से जो उसे किसी ने कुरियर की थी, जिसमें है एक इमेज फाइल smile.jpg के नाम से, या कुछ केसेस में smile.dog के नाम से भी। इसी तरह के कुछ और केसेस भी सामने आए हैं। कहते हैं कि इस तस्वीर को देखने वाले को पागलपन का एहसास होता है और इस इमेज की कोई भी एग्जैक्ट कॉपी इंटरनेट पे कहीं नहीं है। हालांकि उससे मिलती जुलती कई सारी तस्वीरें हैं। असली इमेज की पहचान है उसका देखने वाले की मानसिक स्थिति पर होने वाला प्रभाव, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बताया जाता है, स्प्रेडिंग द वर्ड, या दूसरों को इसके बारे में बताना। और ये खुद smile.dog में दिखने वाली आकृति आपके सपने में आके आपको बताती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये कहानी शुरू हुई डेविल की असली इमेज से। सो एंजॉय द स्टोरी। मैरी ई से मेरी मुलाकात हुई समर ऑफ 2007 में। मैंने उनके पति टेरेंस से बात करके मैरी से एक इंटरव्यू अरेंज किया। मैरी पहले तो मान गई, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं था, बल्कि मैं तो अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए एक सच्ची कहानी की तलाश में था। हमने ये इंटरव्यू तब अरेंज किया जब मैं एक वीकेंड पे किसी काम से शिकागो में ही था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैरी ने अपना मन बदल दिया और खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया ताकि मैं उनसे मिल ना सकूं। आधे घंटे तक मैं और टेरेंस बेडरूम के बाहर बैठे उनका बाहर आने का इंतज़ार करते रहे। मैं बाहर से ही उनकी बातें सुनता रहा और नोट्स बनाने लगा, जबकि टेरेंस अपनी वाइफ को शांत करने की नाकाम कोशिश में लगे रहे। मैरी जो कह रही थी उसमें बहुत कम सेंस था, लेकिन मैं जो पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था वो उस पर एकदम फिट बैठती थी। हालांकि मैं उन्हें देख नहीं सकता था, पर मुझे उनकी आवाज़ से पता चल गया कि वो रो रही है। और मेरे से बात ना करने की वजह कहीं ना कहीं उनके अजीबोगरीब सपने, या यूं कहें उनके बुरे सपने थे। टेरेंस ने मैरी के बिहेवियर के लिए मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी आखिरकार हार मानकर उनके बाहर आने का इंतज़ार छोड़कर वापस जाने का डिसीजन लिया। पर मैं अपसेट नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैं कोई रिपोर्टर नहीं जो कि एक कहानी की तलाश में आया था। मैं सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से और कॉलेज के असाइनमेंट के लिए थोड़ी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के लिए आया था। वैसे भी उस वक्त मैंने सोचा कि इस तरह के और भी केसेस मिल सकते हैं अगर मैं अपने माइंड और रिसोर्सेज को काम पे लगाऊं तो। मैरी ई 1992 में शिकागो बेस्ड एक छोटे से बुलेटिन बोर्ड सिस्टम या BBS में एज अ सिस्टम ऑपरेटर काम करती थी। वहीं उन्हें पहली बार पता चला smile.jpg का, और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तब मैरी और टेरेंस की शादी को अभी सिर्फ 5 ही महीने हुए थे। मैरी उन कुछ 400 लोगों में से थी जिन्होंने ये इमेज देखी थी जब ये BBS पे एज अ हाइपर लिंक पोस्ट की गई थी। हालांकि उन 400 लोगों में से मैरी इकलौती हैं जिन्होंने इस बारे में अपना एक्सपीरियंस ओपनली शेयर किया। बाकी के लोग आज भी गोपनीय हैं या मर चुके हैं।
2005 में जब मैं 12th में पढ़ रहा था, तब मुझे पहली बार मेरे वेब बेस्ड फेनोमेना में बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से smile.jpg के बारे में पता चला, जिसे कुछ लोग smile.dog या स्माइल डॉग भी कहते हैं, क्योंकि smile.jpg में दिखने वाला जीव काफ़ी हद तक एक कुत्ते जैसा दिखता था। मैरी का नाम इस केस में सबसे ज़्यादा चर्चा में था, जो कि इस इमेज की विक्टिम्स में से एक थी। जिस चीज़ ने मेरा इंटरेस्ट खींचा वो ये थी कि इंटरनेट पे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि लोग इसे एक र्यूमर या फेक कहानी की तरह देखते थे। पर यह कहानी यूनिक है, क्योंकि हालांकि पूरा फेनोमेनन एक पिक्चर पे सेंटर्ड है, पर पूरे इंटरनेट पे वो ओरिजिनल फ़ोटो कहीं भी नहीं है। हाँ, बहुत सारी फोटोशॉप्ड इमिटेशंस से भरा पड़ा है वेब, जो कि 4chan, रेडिट और ऐसी ही कई सारी साइट्स के इमेज बोर्ड पर आसानी से मिल जाती हैं। पर उन सब इमेजेस का वैसा इफेक्ट नहीं होता जैसा असली smile.jpg का होता है, जैसे कि सडन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और एक्यूट एंजाइटी। इसे देखने वाले का यही रिएक्शन एक रीज़न है कि smile.jpg को घिनौने रूप से देखा जाता है। और वैसे तो ये साफ तौर पर बेतुका सा लगता है, पर ज़्यादातर लोग इस फ़ोटो के एग्जिस्टेंस को अविश्वास से ज़्यादा डर की वजह से झुठलाते हैं। विकिपीडिया पर भी ना ही smile.jpg और ना ही smile.dog का कोई मेंशन कहीं मिलता है। हालांकि कुछ अन्य स्कैंडलस शॉक साइट्स, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, उन पे आर्टिकल्स हैं विकिपीडिया पे। पर जब भी कोई smile.jpg पे कोई पेज बनाने की कोशिश करता है तो उसे एनसाइक्लोपीडिया के एडमिन्स सरे से नकार देते हैं और वो पेज डिलीट कर दिया जाता है। अब ये इमेज भी बाकी इंटरनेट लेजेंड्स का हिस्सा बन चुकी है। मैरी ई की स्टोरी भी यूनिक नहीं है। एक अनवेरिफाइड र्यूमर की माने तो यूजनेट के शुरुआती दिनों से ही इस इमेज को लोग स्प्रेड कर रहे हैं। एक कहानी के मुताबिक 2002 में तो एक हैकर ने एक ह्यूमर एंड सटायर वेबसाइट समथिंग ऑफुल के फोरम पे smile.dog पिक्चर्स की बाढ़ हिला दी, जिससे लगभग फोरम के आधे से ज़्यादा लोगों को मिर्गी जैसा दौरा पड़ गया। कहा तो ये भी जाता है कि 90 के दशक के अंत तक यूजनेट पे ये इमेज एक चेन मेल में एज एन अटैचमेंट सर्कुलेट की जाती थी, जिसकी सब्जेक्ट लाइन थी स्माइल, गॉड लव्स यू। इन ईमेल्स के ह्यूज एक्सपोजर के बावजूद भी बहुत कम ही लोग इसे देखने या एक्सपीरियंस करने का दावा करते हैं, और किसी भी फाइल या लिंक का कोई भी ट्रेस नहीं पाया गया है। जो इस इमेज को देखने का क्लेम भी करते हैं, वो भी हल्के मजाक में खुद को बहुत बिजी होने की बात बोलकर इस इमेज को सेव ना कर पाने का कारण बताते हैं। हालांकि जिसने भी ये फोटो देखी वो सब के सब इस इमेज की सेम डिस्क्रिप्शन ही देते हैं। एक डॉग जैसा क्रिएचर, जिसे कई लोग साइबेरियन हस्की जैसा बताते हैं, जो कि कैमरा के फ्लैश में धुंधला सा नजर आ रहा है। वो एक अंधेरे कमरे में बैठा है और बैकग्राउंड डिटेल जो कि साफ दिख रही है वो है एक ह्यूमन हैंड, जो कि फ्रेम के लेफ्ट साइड से फ्रेम के अंदर की तरफ आ रहा है। ये हाथ खाली है, पर जैसे डॉग को पकड़ने को ही बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ध्यान वो डॉग या डॉग लाइक क्रीचर ही आकर्षित करता है। इस जानवर का जबड़ा एक बड़ी मुस्कान में खुला हुआ है और 2 रोज में उसके वाइट, स्ट्रेट, तेज धार और इंसानों जैसे दांत नजर आ रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन
ऑब्वियसली फ़ोटो देखने के तुरंत बाद का नहीं है, बल्कि उन विक्टिम्स के माइंड में बार बार देखे जाने के बाद बयां की हुई तस्वीर है, जिसे वे लोग बार बार अपनी आंखों के आगे देख पा रहे थे उन एपिलेप्टिक फिट्स के दौरान। ये फिट्स अनिश्चित समय तक के लिए आते हैं, ज़्यादातर जब विक्टिम नींद में होता है, जिसके कारण उसे बहुत ही विविड और डिस्टर्बिंग नाइटमेयर्स आते हैं। इन्हें मेडिकेशन से ट्रीट किया तो जा सकता है, पर 10 में से एक ही केस में मेडिकेशंस वर्क करती हैं। मैरी ई मेरे हिसाब से किसी मेडिकेशन पे नहीं थी। इसी वजह से 2007 में उनका अपार्टमेंट विजिट करने के बाद मैंने कई सारे लोक साहित्य और शहरी किंवदंतियों वाले न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट और मेलिंग लिस्ट्स में फीलर्स सेंड किए, जिससे कहीं ना कहीं से मुझे इस फ़ोटो के किसी और विक्टिम का नाम मिल सके जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में इंटरेस्टेड हो। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ और मैंने इन सब के बारे में भुला दिया और मेरे कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो गया। मैरी ने मुझे 2008 में मार्च की शुरुआत में एक ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट किया। इस मेल का सब्जेक्ट था लास्ट समर्स इंटरव्यू और इसमें ये लिखा हुआ था, मैं अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया जब तुम मेरे इंटरव्यू के लिए आए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि दोष तुम्हारा नहीं था, बल्कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैंने वैसा बिहेव किया। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं उन सिचुएशंस को और सभ्य तरीके से हैंडल कर सकती थी। फिर भी मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। उस समय मैं बहुत डरी हुई थी। यू सी, पिछले 15 सालों से वो इमेज मुझे हॉन्ट कर रही है। स्माइल डॉग हर रात मेरे सपने में आता है। मैं जानती हूँ कि ये सिली साउंड करता है, बट ये सच है। मेरे सपनों के, नाइटमेयर्स के बारे में कोई अनकही बात है जो कि उन्हें मेरे बाकी के सपनों से बिल्कुल अलग बनाती है। मैं हिलती नहीं, कुछ बोलती नहीं, बस सामने देखती रहती हूँ और मेरे सामने उस तस्वीर का ही सीन चलता रहता है। मुझे वो आगे बढ़ता हुआ हाथ दिखता है, मुझे स्माइलिंग डॉग दिखता है और वो मुझसे बात करता है। वो कोई डॉग नहीं है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो है क्या। वो मुझसे कहता है कि वो मुझे अकेला छोड़ देगा अगर मैं वैसा ही करूँ जैसा वो कहता है। वो मुझसे बार बार एक ही बात कहता है, Spread the word, spread the word, spread the word. वो इसी तरह अपनी डिमांड रखता है। मुझे पता है कि वो मुझे इस तस्वीर को बाकी लोगों को दिखाने के लिए कहता है, जिससे कि उन्हें भी वो उनके सपनों में परेशान कर सके, और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। मेरे इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद मुझे एक मनीला एनवेलप मिला जिस पर भेजने वाले का कोई पता नहीं था। इस एनवेलप में सिर्फ एक 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क थी। बिना देखे ही मुझे पता चल गया कि उसमें क्या है। मैंने बहुत समय तक इस बारे में सोच विचार किया। मैं इसे किसी अजनबी को दिखा सकती थी, मेरे कोवर्कर्स में से किसी को या टेरेंस को ही, और मुझे ये सारे ऑप्शन ठीक नहीं लगे। और ऐसा करने से होगा भी क्या? अगर स्माइल डॉग ने सच कहा होगा तो मैं चैन से सो पाऊंगी, पर अगर उसने झूठ बोला होगा तो मैं क्या करूंगी फिर? और किसे पता कि मेरे साथ कुछ और बुरा नहीं होगा अगर मैंने इस क्रिएचर के कहे अनुसार किया भी तो। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया 15 सालों तक। हालांकि मैंने वो फ्लॉपी डिस्क अपनी चीज़ों में छुपा के रख दी। 15 सालों से हर रात स्माइल डॉग मेरे सपने में आता है और मुझे कहता है, Spread the word,
Spread the word. Spread the word. 15 सालों तक मैं इस चीज़ से लड़ती रही और मेरे लिए ये सब आसान भी नहीं था। मेरे साथ के कई BBS बोर्ड यूज़र्स ने पोस्ट्स डालना बंद कर दिए। मैंने सुना कि कईयों ने तो सुसाइड भी कर लिया। बाकी आज भी सन्नाटे में कहीं गुम है और उनका वजूद इंटरनेट से बिल्कुल मिट चुका है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं की है। आई सिंसियरली होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, पर लास्ट समर जब तुमने मुझे और मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट किया तब मैं टूटने के कगार पे थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं वो फ्लॉपी डिस्क तुम्हें दे दूंगी। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता था कि स्माइल डॉग सच कह रहा था या झूठ। मैं बस चाहती थी कि ये सब ख़त्म हो जाए। तुम एक अजनबी थे जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था और मैंने सोचा कि मुझे बुरा भी नहीं लगेगा अगर तुमने रिसर्च के नाम पे मेरे से वो फ्लॉपी डिस्क लेके अपनी किस्मत का फैसला खुद किया। तो तुम्हारे आने से पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रही थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही थी। मैं इस बात के लिए आज भी बेहद शर्मिंदा महसूस करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी ये वार्निंग्स तुम्हें इस इमेज के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से रोकेंगी, क्योंकि अगर तुमने ये रिसर्च बंद नहीं की तो शायद कुछ समय बाद तुम्हें कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो कि शायद भले ही मुझसे कमज़ोर ना हो पर इतना भ्रष्ट और दुष्ट हो जो कि उसके ऑर्डर्स फॉलो करने में ज़रा भी ना हिचकिचाए। प्लीज़ ये रिसर्च बंद कर दो जब तक मौका है तुम्हारे पास। तुम्हारी शुभचिंतक मैरी ई। कुछ हफ्तों बाद टेरेंस ने मुझे कांटेक्ट किया और बताया कि मैरी ने खुद की जान ले ली थी और उनकी चीज़ों की सफाई और ईमेल अकाउंट्स बंद करने में उन्हें ये मेल ड्राफ्ट्स में सेव्ड मिला। टेरेंस की आवाज़ में उनका दर्द साफ झलक रहा था जब उन्होंने मुझे अपनी वाइफ की सलाह मानकर इस रिसर्च को यहीं रोक देने को कहा। उन्होंने बताया कि वो फ्लॉपी डिस्क भी मिली जिसे उन्होंने तोड़कर जला दिया और जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये कि जब वो डिस्क आग में पिघली तो एक अजीब सी हिस की आवाज़ आई जैसे कोई जानवर करता है। मैं मानता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों पे किस तरह रिस्पॉन्ड करूँ। पहले मुझे ऐसा एक मजाक लगा। मुझे लगा कि ये दोनों पति पत्नी मिल के मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, पर फिर शिकागो के कई सारे न्यूज़पेपर्स की ऑनलाइन ऑबिचुअरीज देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैरी ई वाकई मर चुकी थी। ऑफ कोर्स उन आर्टिकल्स में कहीं भी सुसाइड का कोई जिक्र नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि फ़िलहाल मैं इस बारे में कोई और जांच पड़ताल नहीं करूँगा और मेरे फाइनल्स भी नज़दीक थे तो उन पे फोकस करूँगा। पर ज़िंदगी बहुत अजीब तरह से खेल खेलती है और मैरी ई के साथ इंटरव्यू वाले दिन के लगभग 1 साल बाद मुझे एक और ईमेल मिला। ये मेल किसी एल ज़हीर 82 ने भेजा था जिसकी सब्जेक्ट लाइन में बस एक वर्ड लिखा था, स्माइल। हेलो, मुझे तुम्हारा ईमेल एड्रेस एक मेलिंग लिस्ट से मिला जहां तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि तुम smile.dog के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। मैंने वो फोटो देखी है और वो उतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग उसके बारे में कहते हैं। आई एम जस्ट Spreading the word. ये आखिरी लाइन पढ़ के मेरी रूह कांप गई। ईमेल भेजने वाले के मुताबिक उस मेल के साथ एक फाइल अटैचमेंट भी थी जो कि ऑब्वियसली smile.jpg ही थी।
मैंने काफ़ी देर तक इस इमेज को डाउनलोड करने के बारे में सोचा। मुझे ये भी फेक ही मालूम हो रही थी, और अगर नहीं भी थी तो इस इमेज की अजीब शक्तियों को लेके मैं पूरी तरह कन्विंस्ड भी नहीं था। मैरी ई की बातों ने मुझे हिला दिया था, पर यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ उनके असंतुलित दिमाग की उपज रही हो। आफ्टर ऑल, एक सिंपल सी इमेज कैसे वो सब कर सकती थी जो इसे देखने वाले दावा करते हैं। किस तरह का क्रिएचर किसी के मानसिक संतुलन को सिर्फ आंखों की शक्ति से ही बिगाड़ सकता था। और अगर ये सब बातें साफ तौर पर बेतुकी थी, तो ये smile.jpg की कहानी आखिर अर्बन लेजेंड्स का हिस्सा कैसे बन गई? अगर मैंने ये इमेज डाउनलोड करके देखी और जो कुछ मैरी ने कहा वो सच हुआ, और अगर smile.dog मेरे सपने में आके मुझे भी स्प्रेड द वर्ड की डिमांड करने लगा, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं भी मैरी की तरह अपने मरने तक इस चीज़ से लड़ सकूँगा, या फिर चैन की नींद सोने की चाहत में आसानी से ये इमेज किसी और को दिखा दूँगा? और अगर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया तो मैं वो कैसे करूँगा? किसे मैं ये बोझ देने के लिए चूज़ करूँगा? अगर मैं इस बारे में एक हॉरर स्टोरी बना के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने वाले इरादे के साथ जाता हूँ, तो मैं इस इमेज को एज एन एविडेंस दिखा सकता हूँ। ऐसे में जो कोई भी इस स्टोरी में इंटरेस्ट लेकर आएगा और इसे देखेगा, वो इसका जिम्मेदार खुद होगा। अगर ये इमेज सच्ची भी हुई, तो क्या मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ जिससे मेरी सैनिटी और चैन की नींद को मैं बचा सकूँ? क्या मैं ये फ़ोटो किसी और को दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ।